नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। आने वाले फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सीएम योगी ने क्या टारगेट तय किए हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। आने वाले फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसको लेकर योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। तो प्रदेश में निवेश लेकर आना है और खास तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में। इसको लेकर किस तरह से यहां पर इन्वेस्टर पहुंचे उत्तर प्रदेश में, किस तरह से प्रदेश का विकास हो, इसको लेकर एक खाका खींचा गया है। राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। 10 लाख करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है। 19 देशों से निवेश करने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे और सीएम योगी ने इसको लेकर एक बड़ी तैयारी की है। इस दौरान इन्वेस्टर को किस तरह से उत्तर प्रदेश में लेकर आना है, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा भी है। 2 जगह मुख्यमंत्री जा सकते हैं, न्यूयॉर्क और मॉरिशस बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले किस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाया जाए, किस तरह से प्रदेश में लेकर आया जाए और साथ ही साथ किस तरह से एक माहौल प्रदेश में दिया जाए इन्वेस्टर को, इसको लेकर एक पूरा खाका प्रदेश सरकार ने तैयार कर लिया है। तो यूपी निवेश से बनेगा सर्वोत्तम प्रदेश और इसको लेकर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। फरवरी महीने में इन्वेस्टर समिट होना है आने वाले सालों में और इसको लेकर इन्वेस्टर को बुलाया जा रहा है। एक अच्छा माहौल देने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की जा रही है। और सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी लखनऊ में होगा, जो कि 10 से 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने इस उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मेगा प्लान भी तैयार किया है। वो मेगा प्लान क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। गुरुवार को हुए हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के लिए निर्देश भी दिए, जिसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों में रोड शो की तैयारी करें। यानी इसको लेकर अलग अलग देशों में रोड शो की तैयारी के इन्वेस्टर्स को न्योता दिया जाए ताकि वो प्रदेश में आकर निवेश करें। 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य प्रदेश सरकार की तरफ से रखा गया है। अलग अलग जो रोड शो है देशों में वो किया जाए। इसके अलावा फिक्की और CISS का सहयोग भी लिया जाए। अलग अलग देशों के एम्बेसडर से संपर्क भी करें। मंत्रियों के साथ जाने वाले समूह का चयन करें। विदेशों में रोड शो के लिए एक प्लान बनाया गया है। साथ ही देश के बड़े शहरों में भी रोड शो किया जाए, इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है। दरअसल प्रदेश के नई औद्योगिक और निवेश नीति के साथ 30 से अधिक सेक्टर के लिए पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है। इसके निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशक लाने के लिए जो तमाम प्लान है उसे तैयार किया गया है, जिसमें 9 रूटों में से 19 देशों के नाम तय कर लिए गए हैं, जिसमें USA, कनाडा, ब्राजील, UK, नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, UAE और इजराइल शामिल हैं। यानी यहां से इन्वेस्टर को न्योता दिया जा सके। तो ये लगातार कोशिश यही की जा रही है। और न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदकुमार नंदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक रोड मैप बताया। क्या तैयारी इसको लेकर की जा रही है? देखिए, कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई और आपको ज्ञात ही होगा कि काफ़ी पीछे से ये तैयारी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है 2023 10, 11, 12,
इसमें लगभग 1.5 दर्जन 18-19 देश सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय उप मुख्यमंत्री, मैं खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर और एमएसएमई के मिनिस्टर और कई सारे मिनिस्टरों की टीम बना करके रोड शो भी होंगे तमाम देशों में। और योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गंभीर है। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश लाने के लिए सीएम योगी खुद विदेश जाएंगे। सीएम योगी का विदेशों में रोड शो होगा और वो विदेशों के मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रमुखों को न्योता भी देंगे। सीएम योगी का 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में रोड शो होगा। सीएम योगी का 22 नवंबर को रूस के मॉस्को और मॉरिशस जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा। तो किस तरह से प्रदेश के लिए इन्वेस्टर लाया जाए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी गंभीर हैं। यही वो वजह है कि इन्वेस्टर समिट को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर रहेंगे। नवंबर माह से उनके विदेश दौरे शुरू हो जाएंगे और वहां पर जाकर वो रोड शो करेंगे। उसमें मॉरिशस, रूस समेत तमाम ऐसे देश हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे। यही नहीं, 9 कमेटियों का भी गठन किया गया है। 9 कमेटियों में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं, योगी मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हैं, विशेषज्ञ शामिल हैं। ये सभी कमेटी के सदस्य 19 देशों में जाएंगे और वहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे और माहौल बनाएंगे। तो एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े रोड शो के लिए 9 रूट 19 देशों के 21 शहरों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। इन शहरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को न्यूयॉर्क और 16 नवंबर को बैंकॉक में रोड शो करेंगे। तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम व अन्य मंत्री अन्य देशों के विभिन्न शहरों में भी रोड शो करके उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और देश में आज हाई स्पीड इंटरनेट के युग की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं का आगाज किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समिट तो ग्लोबल है मगर आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य और उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख है। आज भारतवासियों को 5G के दौर पर शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेकर आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत यहां से हुई है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इनके लिए बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूल के बच्चे, गांव और मजदूर भी सहभागी होंगे। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर
नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देश में आज से 5G सर्विसेज की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। So I think today is a historic day where as a country we've started 5G and again I am very grateful to the Prime Minister for his Digital India vision. We have implemented his vision and I think that this is really a new era in terms of connectivity and what the Prime Minister has outlined. We in the telecom industry will all work together to achieve this and make India and the Indian connectivity ecosystem the best in the world, the most affordable in the world. Thank you. जियो ने जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। सर्विसेज अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। थैंक यू। और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 5G सेवा लॉन्च की। वहीं वाराणसी में सीएम योगी वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन में जुड़े। इस मौके पर सीएम ने कहा, 5G दुनिया की तस्वीर बदल देगी। लखनऊ समेत देश के 13 शहरों को आज से 5G सेवा मिलने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सुविधा 30 से 32% लोगों तक है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अभी इतनी है, लेकिन अगर हम इसको 90 से 95% तक पहुंचा दें तो 10% स्पीड यानी 10% लोगों का कवरेज होने का मतलब जीडीपी में भी वह बढ़ोतरी करता है। लगभग 1.5% की बढ़ोतरी होगी। अब अनुमान करिए कि यही अगर 30 से लेकर 90% पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी, मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी, वो सुविधा संपन्न होगा। हर एक फील्ड में इसकी उपयोगिता है। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बड़ी फीस को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने 2 प्रोफेसर को बंधक बना लिया है। एडमिशन चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना को भी बंधक बना लिया गया है। कुलपति के सलाहकार प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण को भी बंधक बनाया गया है। बड़ी फीस वापस लेने की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर वो धरने पर भी बैठे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बड़ी फीस को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने 2 प्रोफेसर को इस वक्त बंधक बनाया हुआ है। एडमिशन चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना को बंधक बनाया है और कुलपति के सलाहकार प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा को भी, जो छात्र हैं, उन्होंने बंधक बना लिया है। एलिगेशन क्या है? कुलपति के सलाहकार है, इनकी बात कुलपति नहीं माने, किसकी बात मानेंगे? आपकी बात नहीं मानेंगे, कुलपति किसकी बात मानेंगे? आप इस्तीफा दे दीजिए, इसका अच्छा आप इस्तीफा दे दीजिए। नीति आयोग की चेयर पर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। और बातचीत करने के लिए ज्योति फूले इस वक्त प्रयागराज से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, हमने देखा कि प्रदर्शन छात्रों का लगातार चल रहा था, जबरदस्ती उनको उठाया भी गया क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। अब एक बार फिर से उनका आंदोलन जो है वो उग्र होता दिखाई दे रहा है। अब तो 2 प्रोफेसर को उन्होंने बंधक भी बना लिया है। क्या कहना है छात्रों का? जी देखिए, ये छात्र जो है रात में जब जो छात्र अनशन पर बैठे थे उनको जब पुलिस ने जबरदस्ती उठाया, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, तो इसके बाद छात्रों की 5 सदस्यीय डेलीगेसी जो है
तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठी है। और इसके साथ ही आज जो है आज से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही थी पीजी की, जिसके बाद छात्र जो है इन सुबह से ही ढूंढ रहे थे इनको, प्रवेश भवन गए थे और डिपार्टमेंट के अन्य विभागों में गए थे। इसके बाद जाके उर्दू डिपार्टमेंट है, यहाँ पर प्रोफेसर मिले और यहाँ पर इसके बाद दर्जनों की संख्या में छात्र पहुंचे और प्रोफेसर को ताला बंद कर दिए। अंदर ही छात्र को सीढ़ियों पर प्रोफेसर को सीढ़ियों पर बैठा करके वहीं पर घेर करके छात्र बैठ गए हैं। हालांकि प्रोफेसर का कहना है कि छात्र जो हमको बंधक नहीं बनाए हैं, लेकिन छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती है तब तक जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और लगातार जब तक आपकी वार्ता कुलपति से नहीं हो जाती, हम लोगों की वार्ता नहीं कराई जाती है, तब तक हम लोग ये बंधक इनको बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल। तो बढ़े हुए फीस के साथ एडमिशन लेने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, लेकिन छात्र ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना है कि जब तक इस मामले का कोई हल नहीं निकलता है तब तक किसी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं होगा। इसको लेकर 2 प्रोफेसरों को भी उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। कैसरबाग स्थित अपार्टमेंट में एसडीपीआई के कार्यालय को सील किया गया है। एजेंसियां कार्यालय में तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। अपार्टमेंट में रहने वालों ने आरोप लगाया है कि एसडीपीआई के कार्यालय में संदिग्ध गतिविधियां होती हैं और इस वजह से वहां पर पहुंची है पुलिस। बताया जा रहा है कि कैसरबाग स्थित जो एसडीपीआई का दफ्तर है उसे सील किया गया है। कैसरबाग स्थित अपार्टमेंट में एसडीपीआई के कार्यालय को सील किया गया है। एजेंसियां कार्यालय से तमाम दस्तावेज लेकर गई है, क्योंकि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की ही शिकायत थी कि यहां पर जो एसडीपीआई का कार्यालय है वहां पर गतिविधि कुछ इस तरह से संदिग्ध है, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी बात की सूचना की थी, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और इसके बाद दफ्तर को सील किया गया। पीएफआई के सहयोगी संगठन एसडीपीआई के इस ऑफिस में सील कर दिया गया है। इसे यहां पर जो एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे सीज किया गया है। ये कैसरबाग में स्थित है और आप देख सकते हैं अपार्टमेंट में है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर तमाम तरह की गतिविधियां होती थी। एजेंसियों ने जब पड़ताल की तो तमाम कागजात भी इस ऑफिस से बरामद हुए हैं, उनको एजेंसियों ने जब्त कर लिया है। बाहरी लोग पिछले 3-4 दिन से थे और कल से तो वो लोग भी गायब हो गए यहाँ से। अच्छा, इसमें कभी आप लोगों को ये लोग प्रवेश देते थे या नहीं देते थे? नहीं, दरवाजा ही बंद रहता था, प्रवेश का कोई मतलब ही नहीं। अंदर रहते थे और दरवाजे को बंद कर लेते थे। हाँ, और कभी भी जैसे आप खटखटाइए तो बहुत रुक के खुलता था। कोई भी आदमी का दरवाजा आप खटखटाइए तो तुरंत खुल जाता है, लेकिन इनको पता नहीं कोई एक डर जैसा समाया हुआ था। ये लोग बहुत इत्मीनान से पूछताछ करके तब ये लोग दरवाजा खोलते थे। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर यहाँ के रहने वालों का भी यही कहना है कि संदिग्ध गतिविधियां थी इस एसडीपीआई के दफ्तर में, जो तमाम लोग रहते थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।